आज की हमारी नई कहानी कहानी आपको पसंद आई या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। 20 साल की आर्या, जो बहुत ज़्यादा गरीब और मासूम है, वो अपनी माँ की जगह सिंघानिया परिवार में करने लगती है नौकरानी का काम। लेकिन उसकी दुनिया उजड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे सिंघानिया परिवार को बेच दिया है और अब उसे करनी पड़ रही है शादी रुद्राक्ष सिंघानिया से, जिसके नाम से ही सब डरते हैं। आर्या ने तो कभी रुद्राक्ष को देखा भी नहीं था, तो कैसे निभाएगी आर्या इस अनचाही शादी को? ए, ए, सा ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक लड़की अपने सामने खड़ी बूढ़ी औरत से बोल रही थी। उसकी खूबसूरत ब्राउन आईज आंसुओं से भरी थी और उसका छोटा सा गोल चेहरा पके हुए टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसके सामने बैठी एक बूढ़ी औरत सख्ती से बोलती है, ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमें बेच दिया है। इसके लिए हमने उन्हें 20 लाख रुपए दिए हैं। इसलिए तुम हमारी गुलाम हो। हम तुमसे जो कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। वह लड़की रोते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और हाथ जोड़ते हुए बोलती है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमें जाने दीजिए। हम माँ से लेकर सारे पैसे आपको वापस कर देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत हंसते हुए बोलती है, तुम्हें सच में लगता है वो पैसे दे देंगी? बल्कि वह तो आज ये शहर छोड़कर ही जा रही हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता? रुको, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। वो अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ से एक औरत फोन रिसीव करके खुशी से बोलती है, कैसी हैं आप मालकिन? बताइए मुझे क्यों फोन किया? क्या वह लड़की ढंग से अपना काम नहीं कर रही? फोन स्पीकर पर होने की वजह से लड़की उस आवाज को सुन पा रही थी। अपनी माँ का ये रूप देखकर तो उसे सदमा लगा था। बूढ़ी औरत बोलती है, हमने बस ये बताने के लिए फोन किया था कि अब आपका उस लड़की से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे मैं तो उससे कब से पीछे छुड़ाना चाहती थी। वो कौन सा मेरी सगी औलाद है। तभी फोन कट जाता है और वो बूढ़ी औरत उस लड़की के आंसू पोंछते हुए बोलती है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस पोते के मोह में हम ये कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए। ये नाटक आपको बस 1 साल करना होगा, फिर आप आजाद हैं। वो वहां से चली जाती है और उनके जाते ही वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। ये भाई हमारी हीरोइन आर्या अग्रवाल। गोरा रंग, बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिसमें मोती जैसे आंसू भरे थे, खूबसूरत पलकें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ और कंधे तक आते काले बाल। आर्या दिखने में एकदम गोरी थी। जरा सा पकड़ने पर भी उसकी स्किन रेड हो जाती है। दिखने में किसी एंजल से कम नहीं थी। लेकिन शायद उसकी किस्मत में एक डेमन लिखा था। वो डेमन था रुद्राक्ष सिंघानिया। आर्या की सौतेली माँ एक अमीर परिवार में नौकरानी थी। वो आर्या से बेहद नफरत करती थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने आर्या को कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से गार्डन में एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। जब जेट लैंड हुआ तो वहां मौजूद सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी जेट का डोर खुला और उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो उतरकर साइड में खड़ा हो जाता है और अपने बॉस के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी जेट से 29 साल का लंबा सा आदमी बाहर आता है। ये है हमारी कहानी के हीरो रुद्राक्ष सिंघानिया, जो कि इंडिया का काफी पावरफुल बिजनेसमैन और
माफिया था, जिसे माफिया की दुनिया में RS नाम से जाना जाता था। उसके आते ही सभी लोग अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर रुद्राक्ष का ऑरा इतना पावरफुल था कि सब उससे डरते थे। उसे जो पसंद आ जाए वह उसे हासिल करके ही रहता था। उसे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने काम को लेकर हमेशा सीरियस ही रहता था। उसे गलती करने वालों और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत थी। उसे जो चीज पसंद आ जाए वह उसे किसी भी कीमत पर पाकर ही रहता था। देखने में जितना हैंडसम, उससे कई ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था रुद्राक्ष। और इसी बात का उसे सबसे ज्यादा रुद्र घमंड था। उसके लुक्स पर सभी लड़कियां फिदा थीं, लेकिन उसे लड़कियों से सख्त नफरत थी। उसे नहीं पसंद कि कोई लड़की उसके करीब आए। वो उनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटता था। रुद्राक्ष अपने असिस्टेंट के साथ चलते हुए कार के पास आता है। ब्लैक ब्लू कलर के 3 पीस सूट में वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। 6 फीट की हाइट, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी और उसके काले बाल हवा में उड़ते हुए उसके माथे को चूम रहे थे। गहरी काली आंखें और गुलाबी पतले होंठ जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी थे। मुंबई की जगमगाती सड़कों के बीच कारों का एक काफिला भागता जा रहा था, जिन पर RS का लोगो बना हुआ था। बीच की कार में बैठा रुद्राक्ष सिंघानिया बहुत ध्यान से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था और उसकी सुंदर पतली उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। पूरी कार में सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइपिंग की आवाज गूंज रही थी। तभी सीट पर पड़ा हुआ उसका फोन रिंग करता है, जिस पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसा 2 बार होता है। तीसरी बार जब फोन बजता है तो आगे बैठा उसका पर्सनल असिस्टेंट विधान बोलता है, RS प्लीज कॉल रिसीव कर लीजिए, शायद घर से ही होगा। अब जाकर कहीं रुद्राक्ष का ध्यान अपने फोन पर जाता है। वह कुछ सेकंड तक फोन की स्क्रीन को घूरता है और फिर फोन रिसीव करके कान पर लगा लेता है। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, रुद्र, दादी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वो बेहोशी में तुम्हारा ही नाम पुकार रही है, इसलिए जल्दी घर आ जाओ। रुद्राक्ष फोन काट कर सीट पर फेंक देता है और भारी आवाज में बोलता है, गाड़ी मेंशन की तरफ लो। अगले पल सारी गाड़ियां यू टर्न लेती हैं। कुछ देर के बाद सभी गाड़ियां एक बड़े से गेट के अंदर एंटर करती हैं। गेट से अंदर जाते ही कुछ दूरी पर एक बड़ा सा फाउंटेन था और फाउंटेन से थोड़ा आगे एक बड़ा सा मेंशन, जो किसी महल से कम नहीं था। चारों तरफ बड़ा सा गार्डन था, जिसमें कई तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। कुल मिलाकर सिंघानिया मेंशन किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। सारी गाड़ियां एक साथ रुकती हैं और बीच की गाड़ी से रुद्राक्ष राजा की तरह उतरता है और अपने कोट के बटन खोलते हुए घर के अंदर भागता है। इस समय उसके हैंडसम चेहरे पर घबराहट छाई हुई थी। वो एक आलीशान कमरे में जाकर रुकता है, जहां करीब 70 साल की बूढ़ी औरत बेड पर लेटी हुई थी। ये फैमिली हेड राजेश्वरी सिंघानिया थी, जिनके पास एक नर्स बैठी थी। थोड़ी दूर पड़े सोफे पर एक कपल बैठा हुआ था। ये रुद्राक्ष सिंघानिया के माता पिता यशवर्धन सिंघानिया और प्रतीक्षा जी थे। उनके बगल में बैठी लड़की रुद्राक्ष की इकलौती लाडली बहन त्रिशा थी। रुद्राक्ष दुनिया के लिए तो हार्टलेस था, लेकिन अपने परिवार से उसे बेहद प्यार था, पर वो कभी जताता नहीं था। परिवार के सभी लोग उससे डरते थे।
वो अपनी दादी माँ के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। नर्स उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष अपनी दादी का हाथ पकड़कर बोलता है, दादी माँ, आप ठीक तो है ना? राजेश्वरी जी आंखें धीरे से खोलती हैं और उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलती हैं, नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द मैं भी तुम्हारे दादाजी के पास जाने वाली हूं। दादी जी, मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। बस मैं चाहती हूं मरने से पहले तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। रुद्राक्ष, मैं जानता हूं आपकी वो इच्छा क्या है, पर सॉरी, वो कभी पूरी नहीं होगी। राजेश्वरी जी ड्रामा करते हुए रोने लगती हैं और नर्स से बोलती हैं, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिससे मैं बिना दर्द के मर सकूं। वैसे भी मेरे जीने का क्या फायदा? मेरा प्यारा पोता मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। उन्हें खून की उल्टी होने लगती है, जिस पर सब उन्हें संभालने लगते हैं, लेकिन वो दवा खाने से इनकार कर देती है, जिस पर सब परेशान हो जाते हैं। त्रिशा, प्लीज भाई, आप मान जाइए ना। देखिए, दादी माँ कितनी रिक्वेस्ट कर रही हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। रुद्राक्ष अपना माथा सहलाते हुए, ठीक है, मैं आपकी बातें मानने के लिए तैयार हूं। बस आप दवाइयां टाइम पर लीजिए। ये सुनते ही राजेश्वरी जी बेड से बैठते हुए ताली बजाकर बोलती हैं, ये हुई ना मेरे पोते वाली बात। कल ही तुम्हारी शादी होगी। ये सुनकर वो उन्हें हैरानी से घूरने लगता है। तो राजेश्वरी जी आंखें बंद करके लेट जाती हैं। रुद्राक्ष उन्हें घूर कर देखता है और फिर अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अगला दिन सिंघानिया मेंशन में चहल पहल थी। पूरा मेंशन फूलों और लाइट से सजा हुआ था। हाल के बीचों बीच स्टेज लगा था और मंडप बना हुआ था। घर के मेंबर तैयार होकर घूम रहे थे और तभी राजेश्वरी जी बोलती हैं, त्रिशा, जाओ उस लड़की को मेरे पास भेजो। ये सुन त्रिशा एक छोटे से रूम में जाती है, जहां एक लड़की उदास सी बैठी थी। त्रिशा, आर्या, अब रोने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। और जाओ, तुम्हें दादी बुला रही हैं। आर्या डरते हुए दादी के कमरे में जाती हैं, तो वो उसके हाथ में शादी का जोड़ा देते हुए बोलती हैं, जाओ तैयार हो जाओ और भूलना मत कि तुम बस हमारी गुलाम हो। आर्या, मुझे सब याद है। दादी, अच्छी बात है। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। आर्या की आंखों से आंसू की बूंद लहंगे पर टपक जाती है। अपने कमरे में जाकर आर्या तैयार होने लगती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी शादी आज इस घर के मालिक रुद्राक्ष सिंघानिया से होने वाली थी, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन उसके बारे में जितना सुना था वो डराने के लिए काफी था। कुछ देर बाद वो दुल्हन के लिबास में तैयार खड़ी थी। लाल रंग का लहंगा उसके गोरे बदन पर खिल रहा था। उसके छोटे छोटे हाथों में लाल चूड़ियां भरी थीं और गले में बड़ा सा हार जो उसके होठों को छू रहा था। माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। हल्के से मेकअप में आर्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस कमी थी तो उसकी मुस्कान की, जो जाने कहाँ गुम हो गई थी। तभी त्रिशा वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी होने वाली भाभी, लेकिन पता नहीं आप भाई को पसंद आएंगी भी या नहीं। वो उसे मंडप में ले जाती है, जहां पर सिर्फ घर के लोग मौजूद थे। रुद्राक्ष वहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पंडित जी दादी को देखते हुए दूल्हे को बुलाने के लिए कहते हैं। दादी रुद्र को फोन करती हैं, तो दूसरी तरफ से भारी सी आवाज आती है, आई एम कमिंग। कुछ देर बाद रुद्राक्ष फॉर्मल कपड़ों में वहां आता है। दादी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, उससे पहले वो